हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। आज केमिस्ट्री का दूसरा पोस्ट मैं डाल रहा हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम सीजीएल हो, एमटीएस हो और जो भी एग्जाम डीडीएस वगैरह हो, उन सब में ये ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं और आने वाले एसएससी एग्जाम में किसी न किसी सेट में इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। सो आप जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर आप प्रमोट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चले एग्जाम फोकस चैनल के बारे में। और योर ओनली लिमिट इज़ यू, आपका एक ही लिमिट है और वो है आप। तो आप अपने लिमिट को अपने अनुसार एक्सपैंड कर सकते हैं, जितना चाहे उतना। इस कोट के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो द गैस लीक ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में। जी हाँ, और एग्जैक्ट डेट था December 3rd। और ये जो गैस थी ये बहुत ही पॉइजनस टॉक्सिक गैस है और इसे मैं एक्सीडेंट नहीं कहूँगा, ये एक ट्रेजेडी है, डिजास्टर थी। और दरअसल ये यूनियन कार्बाइड सब्सिडरी पेस्टिसाइड प्लांट था जो कि पेस्टिसाइड्स बनाता था और उसमें से ये गैस लीक हुई थी और इस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। और मिथाइल आइसोसाइनेट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ, और CH3NCO ये है फॉर्मूला। और तकरीबन इस ट्रेजेडी में 42 टन गैस लीक हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट, और इसके कारण तकरीबन 4000 लोग की मृत्यु हुई थी। और ये हुआ था December 3rd 1984। तो आपको ये पता रखना है कि कौन सी प्लांट थी ये। तो ये यूनियन कार्बाइड की पेस्टिसाइड प्लांट थी और ये डेट इंपॉर्टेंट है 1984, जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट है। और फिर मिथाइल आइसोसाइनेट का केमिकल फॉर्मूला CH3NCO। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पंजेंट ओडर ऑफ ओनियन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो प्याज होता है उसमें एक पंजेंट सा स्मेल होता है, एक अनप्लीजेंट सा स्मेल जिसको आप कह सकते हैं। ऑर्डर मतलब अनप्लीजेंट स्मेल, वो किसके प्रेजेंस के कारण होता है? प्याज हो या फिर गार्लिक, इन सब चीज़ों में जो स्मेल होता है वो होता है सल्फर के प्रेजेंस के कारण। और बेसिकली इसमें प्रेजेंट होता है एलाइल मिथाइल सल्फाइड METHYL मिथाइल एंड सल्फाइड SULFIDE। तो ये सब प्रेजेंट होते हैं सल्फाइड के कारण। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन? आर्टिफिशियल रेन में कौन सा केमिकल यूज में आता है? दरअसल आर्टिफिशियल रेन को हम क्लाउड सीडिंग भी बोलते हैं। और जब जब अकाल पड़ता है, ड्रॉट पड़ता है, तो हमें आर्टिफिशियल रेन कराना पड़ जाता है फसलों के लिए। और जो यूज होती है केमिकल वो होती है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड के साथ साथ कुछ और भी केमिकल आपको नाम याद रखने हैं। वो है सिल्वर आयोडाइड पहला, दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। ओके, थर्ड आपको याद रखना है ड्राई आइस। अच्छा, ड्राई आइस से पे भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ड्राई आइस? तो ड्राई आइस होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, और रिसेंटली लिक्विड प्रोपेन भी यूज हो रहा है, तो ये भी एक लिक्विड प्रोपेन। अब क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? इनमें से आपको 3 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे कौन सा यूज नहीं होता है आर्टिफिशियल रेन के लिए। तो ये ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस और लिक्विड प्रोपेन। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है। फ्लाइट प्लेन के थ्रू आप क्लाउड को आप फोर्स करते हैं रेन करने के लिए, और इन केमिकल की वजह से। नाउ विच गैस इज यूज्ड इन गैस बैलून्स? तो गैस बैलून में यूज होने वाली गैस इनमें से कौन सी है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऑक्सीजन। अच्छा, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ, हीलियम। बट पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइट गैस होती है हाइड्रोजन, तो फिर हम हाइड्रोजन क्यों नहीं यूज करते हैं? ये दिमाग में आपके क्वेश्चन जरूर आएगा। हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, बट हाइड्रोजन इज हाईली इन्फ्लेमेबल, बहुत ही ज्वलनशील होने के कारण ये खतरा बन सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है, इसीलिए हम हाइड्रोजन का यूज नहीं करते हैं। दो हीलियम इज बिट हेवियर, थोड़ा सा हेवी ज्यादा है हाइड्रोजन से, बट इट इज सेफ, इसलिए हम यूज करते हैं हीलियम। और ये गैस, क्योंकि बाहर का जो गैस है बैलून के बाहर जो एनवायरनमेंट में गैस है वो ज़्यादा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण जो गैस
जो बैलून के अंदर है उसकी डेंसिटी उसके मुकाबले कम होती है, इसलिए वो आसमान की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठती है। नाउ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। पहले भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है बट स्टिल मैं बता देता हूँ फिर से। देखिए अर्थ जो है, अर्थ का जो सबसे ऊपरी सतह है उसको बोलते हैं क्रस्ट, उसके अंदर के सरफेस को बोलते हैं मेंटल, और सबसे अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं कोर। तो जो ऊपर का सरफेस का पूछ रहा है आपसे, और एक और बात याद रखिए, एलिमेंट पूछ रहा है और मेटल, ये दो अलग चीजें हो सकती हैं, मेटल और एलिमेंट। जब एलिमेंट आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली 46.6% के अप्रोक्स हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है वो कवर करता है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे है सिलिकॉन, और सिलिकॉन अप्रोक्सीमेटली 27 इनफैक्ट 27 to 28% के अप्रोक्स कवर करता है। पर जब आपसे मेटल पूछा जाए क्रस्ट में, तो सबसे ज़्यादा जो मेटल हमारे क्रस्ट में पाया जाता है वो है एल्यूमिनियम। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ये है मेटल। नाउ लाफिंग गैस इज वेरी इजी क्वेश्चन, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस नाम पता होना चाहिए। और ये लाफ करता हुआ N2O आप याद रखें, N2O से आपको याद रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो है लाफिंग गैस। So this is easy and straightforward question. Okay, the reason why white phosphorus is kept under water. White phosphorus को basically water के अंदर क्यों रखते हैं? तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है हाईली इनफ्लेमेबल, इज लेस रिएक्टिव। ऐसा तो हो नहीं सकता लेस रिएक्टिव, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होगा तभी इसको किसी कारण से अंदर रखे हुए हैं। तो देखिए जो व्हाइट फॉस्फोरस है, अगर इसके कांटेक्ट में ऑक्सीजन आ जाता है तो ये बहुत ही ज्वलनशील हो जाता है और सीवियर बर्न या जलन पैदा कर सकता है। इसलिए इसको हम स्टोर करने के लिए ऑक्सीजन से दूर रखते हैं, और इसलिए ये पानी के अंदर स्टोर किया जाता है। दैट इज इट इज़ हाईली रिएक्टिव। एक बात तो ये हो गई रिएक्टिव, और दूसरा इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल, ज्वलनशील बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन होगा सेकंड। नाउ क्वार्ट्ज इज मेड अप ऑफ। क्वार्ट्ज जो है बना हुआ होता है किस चीज़ से? क्वार्ट्ज बनता है सोडियम सिलिकेट से, और एक जनरल फार्मूला जो इसका है Na2SiO2 होल ऑफ N, और ये सोडियम मेटासिलिकेट वगैरह वगैरह इसमें आपको देंगे। तो इसको आपको याद रखना है क्वार्ट्ज किस चीज़ से बना होता है, तो सोडियम सिलिकेट से। तो आपको कंफ्यूजिंग ऑप्शन में कैल्शियम सिलिकेट वगैरह दिखेंगे, बट यू हैव टू बी श्योर विद दिस फार्मूला Na2SiO2, इसलिए मैंने ये फार्मूला दिया है ताकि आपको ये याद रहे, सोडियम सिलिकेट। नाउ the hardest naturally occurring substance to man known to man is naturally occurring सबसे hardest substance जो है वो कौन सा है? It is once again very easy question. तो डायमंड सबसे naturally occurring सबसे hardest substance है। दो देखिए कार्बन के दोनों जो एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, एक ग्रेफाइट और एक हो गया डायमंड। दो देखिए इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है सेम होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। देखिए एक जो डायमंड है वो हार्ड होता है, बट जो ग्रेफाइट है वो होता है सॉफ्ट, और ये कंडक्टिव होता है, और जो डायमंड होता है वो नॉन कंडक्टिव होता है। तो ये सब चीज़ है जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफरेंट करता है, बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि देखिए दोनों जलने के बाद आपको देंगी एक ही प्रोडक्ट, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दे विल ऑलवेज गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड इन बोथ द केसेस, जो ग्रेफाइट डायमंड में। अच्छा, आजकल वुडजाइट बोरोन नाइट्रेट हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, बट वो एक कंपाउंड से नहीं बनता, वो डिफरेंट एटम से बना हुआ होता है। तो वुडजाइट बोरोन नाइट्राइट भी एक हार्डेस्ट सब्सटेंस में आता है। नाउ विच सब्सटेंस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेटिव? तो सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड जो है ये बेस्ट फूड प्रिजर्वेटिव माना जाता है। जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, अचार हो, पिकल्स जो भी हो, आप जो स्टोर करके रखते हैं उसे लंबे समय तक, ये होता है बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोएट, जिसका फॉर्मूला होता है Na सोडियम C7H5O2, और इसका जो ये बेंजीन आप बना दो, बेंजीन और साथ में डबल O और O-Na, तो ये होता है। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको पता है आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और एग्जाम फोकस को और शेयर करना है। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।